So we will do this question of September 2020. ये इस फॉर्म में आया था, तो सितंबर 20 में आया था ये। तो ये अगर ACCA की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो ये सब जून का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, तो ये जून हुआ ही नहीं था अटेम्प्ट, तो ये सितंबर का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है। So it is downloaded from the ACCA's website. This is P&L related question. Same questions. Marks for this question is 25. Let's start reading this, and again we will do the same thing. Marking the adjustments, reading the adjustments, writing the effects there itself if possible. Now, आपका जो रेगुलर पेपर रहेगा सिनारियो, वो सिनारियो जो आपको मिलेंगे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर सकते हो। वहाँ पे नोटपैड मिलेगा, नोटपैड भी आप वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। तो वॉट एवर वी आर राइटिंग इट हियर, यू कैन मार्क इट ऑन द क्वेश्चन पेपर। नोटपैड सामने रखिए, जो प्लस माइनस हमने लिखा था वहाँ पे लिखिए एग्जिबिट 1 विथ रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट दिस, एड दिस, प्लस हियर, माइनस हियर, ऐसे आप करके रखिए। द बैलेंस शीट का अगर क्वेश्चन देखते हो, आपको दो दो एडजस्टमेंट देना जरूरी होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में एक P&L का इंपैक्ट आता है रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ साथ और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी के साथ साथ। वहां पे आप P&L से रिलेटेड सेकेंड एडजस्टमेंट जाता है इक्विटी में, और आपका एसेट या लाइबिलिटी में दूसरा इंपैक्ट जाता है। तो ऐसे दो इंपैक्ट बैलेंस शीट में देना जरूरी है। P&L में वो बात ही नहीं है, P&L में हर एक एडजस्टमेंट का एक एक ही इंपैक्ट जाता है। So that way P&L question becomes easier. It was earlier little difficult. अगर आप 40 मार्क के P&L के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कई चीजें क्लियर नहीं होती, वेरी क्लियर नहीं बनती थी, क्योंकि वहां पे SOCI भी करना था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। SOCI बनाना पड़ता था, वो 8 मार्क के लिए आता था, 32 मार्क्स के लिए P&L आता था। P&L में एक सब्सिडरी ऐसी होती थी जिसका पहले एक्विजिशन हुआ हो, और एक सब्सिडरी ऐसी रहती थी जिसका ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हुआ हो। सो नाउ P&L जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो पीरियड जो कंसोलिडेशन होता है वो प्रोपोर्शनेट पीरियड होता है। अगर माई सब्सिडरी इज नॉट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, देन एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन आई विल एड ओनली प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड। तो अगर 10 मंथ्स का ही मेरा टोटल एक्विजिशन है, दो मतलब सिंस द ईयर स्टार्टेड, माय ईयर स्टार्टेड इन 1st April एंड आई हैव एक्वायर्ड द सब्सिडरी इन जून, लेट्स से 1st June, तो 2 महीने ऑलरेडी लैप्स हो चुके थे, तब वो मेरी सब्सिडरी नहीं थी, मेरा कोई कंट्रोल उस सब्सिडरी पे नहीं था। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब हुई, जब प्रॉफिट्स पे कंट्रोल आया, तो उसके बाद 10 महीने ही हुए हैं। So when I consolidate P&L, I will have to proportionate for the proportionate period. Correct? करोगे 100% consolidate, मतलब शेयर, बट अदरवाइज यहां पे आपको पीरियड प्रोपोर्शनेट जाना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट में नहीं होता। बैलेंस शीट में एज ऑन डेट आता है, हालांकि रिटेन्ड अर्निंग्स और ये है वो हमारा उस प्रोपोर्शनेट पीरियड से प्रॉफिटेबिलिटी आई होगी, क्योंकि वहां पे हम प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन करते हैं, जो हमने भी अभी बैलेंस शीट में भी किया था। तो कंसिडरिंग दैट P&L में वो बात ध्यान में रखनी है। P&L में जब एलोकेशन आता है, जब हमारा टोटल प्रॉफिट या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट विच हैज टू बी एलोकेटेड बिटवीन ओनर्स एंड NCI, वहां पे यू विल हैव टू टेक केयर। अगर इसके साथ SOCI प्रिपेयर करने आया तो वहां पे आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक केयर लिटिल बिट देयर। अदरवाइज P&L क्वेश्चंस आर प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड and there is not much complexity of giving two impacts of each adjustment. So that is because of the nature of this question. So let's read and try to solve this question. Alpha, a parent company with one subsidiary Beta, it's preparing CFS consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ending 31st March 2000 The draft statement of profit or loss and other comprehensive income is given below. तो यहाँ पे रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे ही ये आप पढ़ते हो, दिस इज बाय फंक्शन, ये आपको रियलाइज होना चाहिए।
दिस इज बाय फंक्शन प्रेजेंटेशन। हम जैसे बाय नेचर करते हैं, ये बाय नेचर नहीं है, बट एनीवेज यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, आई मीन यू जस्ट हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ व्हाट इज मीन बाय फंक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय नेचर, क्योंकि फॉर्मेट तो यहीं पे दिया है, उसी फॉर्मेट को आपको क्या करना है, यूज करना है। सो यहाँ पे रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस इनकम, पीबीटी, टैक्स, other comprehensive income items that will not be reclassified to P&L, then total comprehensive income। इतना सिंपल है। अब इसके एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी नहीं, एडजस्टमेंट्स कितनी है, 5 एडजस्टमेंट्स है, नॉट मोर देन दैट। नंबर 1, ऑन 1 अप्रैल 2000 X3 बैलेंस शीट कब का करना है, 31 मार्च 2000 X5, मतलब 2 साल पहले ये एक्विजिशन हुआ था, 1 April 2000 X3, 2 years back. Alpha acquired 180 million equity shares in Beta। कितना परसेंटेज है हमें यहां से पता चलेगा। On that day, Beta had 200 million equity shares। इसका मतलब 90% यहां पे ओनर्स का है, am I right? एंड 10% यहां पे एनसीआई का है। अल्फा मेड अ कैश पेमेंट ऑफ 60 million to former shareholders of Beta on 1 April 2000 X3 and agreed to make a further payment of 26.62 million on 31 March 2000 X6। हो सकता है यहां पे गुडविल कैलकुलेशन आए, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही। तो ये फर्दर पेमेंट कब करना है, 31 मार्च 2000 X6। ये कब प्रॉमिस किया था, 1 अप्रैल 2000 X3, 4, 5 and 6, आफ्टर 3 years। मतलब दिस इज अ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन का इंपैक्ट क्या आता है, एक तो वो लाइबिलिटी रहेगा, और उसका वो लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो उसका अनवाइंडिंग भी करना पड़ेगा, तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट का भी एक इंपैक्ट आ सकता है जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। एवरीबडी एग्रीज? तो यहाँ पे आपके दिमाग में बैठ गया इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आ सकता है। तो फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट आ सकता है अनवाइंडिंग का, तो लिखा भी है यहाँ पे नोट 1 में, आपको ये रेफरेंस है। अल्फा हैड correctly accounted for deferred payment in its financial statement for the year ended 31st March 2000 X4, but has made no further entries in its financial statement for the year ended 31st March X5। so इस साल की एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। An appropriate annual rate to use in discounting the calculation is 10%। The discounting rate per annum, at a discount rate of 10% per annum, the present value of $1 payable in 3 years is 0.753। इसका मतलब 26,620 डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.7513, ये अमाउंट कितना आया, 20,000। ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विच इज डेफर्ड कंसिडरेशन। ये कब का है, ये 2013 का है। ये इसके बाद अनवाइंड करना पड़ेगा 2013 एक साल, सेकेंड ईयर 2000 मतलब 14 एंड 15 के लिए, तो 2 साल के लिए अनवाइंड करना पड़ेगा इसको। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कॉस्ट हम उसका कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन 31 December 2000 X4, Beta has paid a dividend of 5 million। This was only dividend paid by Beta in the year ended 31st March 2000 X5 and was appropriately recognized by Alpha। क्या एडजस्टमेंट हो सकता है इसका, ये कहां पे डिविडेंड एडजस्ट किया रहेगा, डिविडेंड कहां पे एडजस्ट किया रहेगा, करेक्ट, ये तो बात सही है, बट ये किसे मिला है, अल्फा को मिला है और एनसीआई को मिला है, am I right? yes। तो एक बात बिल्कुल करेक्ट है कि रिटेन अर्निंग में एडजस्ट किया रहेगा, तो लेकिन यहाँ पे P&L में नहीं आ रहेगा, वो इक्विटी का पार्ट है, am I right?
सो P&L में नहीं है, वो इक्विटी में है, कॉस्ट। बिकॉज डिविडेंड पेमेंट ये इक्विटी में एडजस्ट होता है, P&L या OCI में एडजस्ट नहीं होता। हाउएवर इनकम कहां पे एडजस्ट किया होगा? इनकम कहां पे एडजस्ट किया होगा? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट इनकम में ये जो 7,000 का जो इनकम है इन द बुक्स ऑफ अल्फा, इट इंक्लूड्स दिस 5,000 ऑफ द इनकम फ्रॉम बीटा। तो ये डिविडेंड अगर मैं अल्फा को कंसोलिडेट कर रहा हूं तो डू आई नीड टू एक्चुअली रिड्यूस दिस और डू आई नीड टू कंसिडर दिस एज माई इनकम? नो। तो मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट? बट ये 5,000 डिविडेंड उन्होंने पे किया, ये पूरा मेरा पार्ट नहीं है, इसमें से मेरा कितना है? 90%। ये 95, सो 4,500 जो है ये रिड्यूस होगा इन्वेस्टमेंट से। और दूसरा कहां से रिड्यूस होगा? सो ये अगर ये रिसीवेबल है तो एसेट में रहेगा, या तो वो मिला होगा तो वो बैंक में आया होगा, ठीक है? सो यहां पे एक ही इंपैक्ट है हमारा 4,500 का, सो यहां पे मुझे वो कंसिडर करना पड़ेगा। आर यू विथ मी? एवरीबडी एग्रीज? ऑलराइट, ना सो ये लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। On 1st April 2000X3, Alpha made a long-term loan to Beta of 25 million. अल्फा ने बीटा को लोन दिया है, कहीं लिखा नहीं है, आगे देखे, द लोन्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बीटा एट दिस अमाउंट। तो फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट हो सकता है। These long-term loan attracts interest at an annual rate of 8%. Both alpha and beta have correctly accounted for this interest in their individual financial statement for the year ended 31st March 2000X5. अब यहां पे फेयर वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, whether this 8% is at fair value or not, we will assume this is at a fair value. So 25 मिलियन में ही लोन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसी पे हम रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म। लेकिन ये जो इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंडिचर है, ये दोनों ने जो अपने इसमें रिकॉर्ड किया रहेगा इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। सो 8% ऑन 25 मिलियन 200 ना, कितना ये 25,000 इंटू 8%, ये 2,000। ये 2,000 हमें इन्वेस्टमेंट इनकम से रिड्यूस करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट इनकम से। सो रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम as well as from finance cost. So finance cost से भी ये रिड्यूस करना पड़ेगा। एक की कॉस्ट है, दूसरे का इनकम है, बात समझ में आ गई? Yes. All right. No impairment of goodwill on acquisition have been evident up to and including 31st March 2000X5. Now intra-group trading, ये ट्रांजैक्शंस ऊपर के अगर कंसिडर नहीं, इसके अलावा देयर आर सम एडिशनल इंट्राग्रुप ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। अल्फा सप्लाइज बीटा विद अ रॉ मटेरियल। अल्फा सप्लाइज बीटा, किसने किसे सप्लाई किया है? पेरेंट ने सब्सिडरी। इसके पहले वाला प्रॉब्लम जो हमने कंसोलिडेशन बैलेंस शीट का देखा था, उसमें सब्सिडियरी ने पेरेंट को किया था, बट यहां पे पेरेंट ने सब्सिडरी को किया है। विद अ रॉ मटेरियल which it uses in the production process, the alpha applies markup of 1/3 of its cost. तो यहां पे क्लियरली लिखा है कॉस्ट के 1/3। Sales of a raw material by alpha to beta in the year ended 31st March 2005 total 10 millions. This is a selling price. So this includes that cost, that margin. So this is 1/4 of selling price. 1/3 of cost is 1/4 of selling price. 1/3 of cost मतलब एक हिस्सा मेरे कॉस्ट का है मार्जिन करके, सो टोटल वो 4 हिस्से हो गए, तो दिस इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये पूरा रिड्यूस करना है क्या? नहीं, बिकॉज दिस माइट हैपन दैट दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इट इन देयर
sale or their manufacturing, and this might be realized. देखिए, on 31st March 2000 X4 and X5 the inventories of Beta included goods costing $2 million and $3 million. तो 2004 का $2 million, 2005 का $3 million इंक्लूडेड है इन्वेंट्री में, इसी सेल का जिसमें ये प्रॉफिटेबिलिटी है. तो ये सेलिंग प्राइस है. तो सेलिंग प्राइस 3 मिलियन का 1/4 कितना आता है? 3000 का 1/4 750, और यहां पे 2000 का 1/4 इज 500. ये 2 साल का दिया है. यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा 2 साल का क्यों दिया है. करंट ईयर 750 है, इसका आप क्या करोगे बताइए. ये पेरेंट की बुक्स में ये प्रॉफिट इंक्लूड है, तो ये पेरेंट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो उससे ये रिड्यूस होगा. am I right? तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स से ये रिड्यूस होना चाहिए. सो लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स. यस और नो? Yes. सेकेंड, ये और कहां से जाना चाहिए? इन्वेंट्री से. बट इन्वेंट्री तो हमारे पास है, तो एक ही इंपैक्ट आएगा फॉर द टाइम बिंग. 500 का क्या होगा? No adjustment. Like that date it is not a subsidiary. करेक्ट. नहीं, क्यों नहीं थी सब्सिडरी? No, first FPT it is not in the. इट इज सब्सिडरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 X3 और उसके बाद का ये ट्रांजैक्शन है. इसका मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी 500 रुपए का लास्ट टाइम हमने अनरियलाइज प्रॉफिट करके एलिमिनेट किया होगा प्रीवियस ईयर में, बट इस ईयर में तो वो रियलाइज हो गया रहेगा. तो इसे रिड्यूस किया था प्रीवियस ईयर, इस बार एड बैक करना पड़ेगा. ये P&L के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है P&L क्वेश्चन की. इसमें आपको प्रीवियस ईयर के इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में अनरियलाइज था, बट इस साल अनरियलाइज होना चाहिए, रियलाइज हो गया होगा ना. तो वी विल ऑलवेज अज्यूम प्रीवियस ईयर्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री दिस ईयर मस्ट हैव बीन रियलाइज्ड. तो वो रियलाइज हो गया तो ग्रुप एज अ होल वी विल हैव टू कंसिडर दैट एज आवर प्रॉफिटेबिलिटी. ये जब तक इन्वेंट्री में जब तक इन्वेंट्री इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग वाली इन्वेंट्री मेरे बुक्स में है तब तक वो इन्वेंट्री का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिड्यूस करना है. बिकॉज इन्वेंट्री एज अ ग्रुप मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता हूं, उसमें कोई प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकता मैं. ये IS2 का प्रिंसिपल है. इसीलिए जो प्रॉफिट अर्न किया है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में, इंटर कंपनी ट्रेडिंग में, वो एलिमिनेट करने के बाद ग्रुप एज अ होल के लिए वो इन्वेंट्री दोबारा से कॉस्ट पे आ जाएगी. इसलिए ये हम प्रॉफिट क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं. बट जब वो इन्वेंट्री एक्सटर्नल पार्टी को हम बेच देते हैं तो ग्रुप एज अ होल वो प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है. तो ये 500 रुपए का प्रॉफिट इस साल रियलाइज हो गया होगा, इसलिए हमें उसे रिवर्स करना पड़ेगा. बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी इज विथ मी? तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इन्वेंट्री के P&L से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये दोनों एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा ना. और एक एडजस्टमेंट है यहां पे, ये इन्वेंट्री का हमने ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के चक्कर में रह गया. ये सेल हुआ है इंटर कंपनी सेल, इट हैज टू बी रिड्यूस्ड. ये रेवेन्यू से भी रिड्यूस होगा, लेस फ्रॉम रेवेन्यू एंड लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब ये पूरा 10 मिलियन रिड्यूस करना है क्योंकि प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आप सेपरेटली रिड्यूस कर रहे हैं यहां से. ये बात ध्यान में रखना. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक का कॉस्ट ऑफ सेल्स 10 मिलियन है, दूसरे का रेवेन्यू 10 मिलियन है. करेक्ट? तो अगर हमने दोनों ने वो इकट्ठा किया तो दोनों की कॉस्ट एंड रेवेन्यू माइनस कीजिए. जो प्रॉफिट इन्वेंट्री में अभी तक बैठा है या तो वो रियलाइज हुआ होगा तो वो सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है उसको रिकॉग्नाइज या एलिमिनेट. बट वो अगर इन्वेंट्री मेरे बुक्स में है तो उसको अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट वैसे भी हम सेपरेटली कर रहे हैं. तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्सिडरी का, पेरेंट का रेवेन्यू, ये दोनों रिड्यूस करने चाहिए. तो ये एडजस्टमेंट 10 मिलियन का यहां पे आएगा, 10,000 का, दोनों से रिड्यूस करेंगे. आर यू विथ मी?
Alpha's other investments. Apart from its investments in equity shares and loans of Beta, अल्फा की इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी, अब यहां पे दिखे नहीं रही, सॉरी बैलेंस शीट नहीं है. Apart from investments in equity shares and loans of Beta, Alpha has a portfolio of equity investments which are correctly classified as FVTPL. Investment income of Alpha for the year ended 31st March 2005 currently correctly includes dividend income of this portfolio. जो 7,000 जो शुरुआत में हमने देखा था उसमें ये डिविडेंड करेक्टली इंक्लूड है, ये FVTPL वाला. However, the carrying amount of the portfolio has not yet been adjusted for its fair value as on 31st March X5. The fair value, earlier fair value and the new fair value is given here. So total difference is 1,500. ये कहां पे ऐड करना है हमें? इन्वेस्टमेंट इनकम में. और दूसरा इंपैक्ट जाएगा FVTPL एसेट्स में, बट हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो सेकेंड इंपैक्ट इग्नोर करो. बात समझ में आ गई? Revaluation of property, plant and equipment. Both Alpha and Beta measure their property, plant and equipment using revaluation model. PP अब यहां पे OCI में लिखा रहेगा कुछ गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन, तो एक का 5,000 दूसरे का 3,000. PP is remeasured at the end of each end of the financial year. Sorry, PP is remeasured at the end of each financial year. In previous periods, Alpha has recorded net revaluation losses of 3.5 million. Alpha had previously recorded revaluation losses of 3.5 million, that is 3,500. These losses were correctly accounted under the requirements of IAS 16. मतलब क्या हुआ होगा? Charge to profit and loss account. Correct. Must have been debited to P&L 3,500. Correct. Now आगे देखिए. In the financial statements of Alpha for the year ended 31st March X5, remeasurement gain of 5 million were entirely recognized in other comprehensive income. These gains related to some properties which had previously suffered the revaluation losses. तो ये जो 3,500 जो P&L में डेबिट किया था उसी का गेन इस 5,000 में इंक्लूडेड है. इसका मतलब हमें क्या करना है? OCI में एंड P&L में इसका एडजस्टमेंट आएगा. क्या एडजस्टमेंट आएगा इसमें? So 3,500 it will be P&L debit, P&L से adjust होगा and 1,500 will be from OCI. तो एडजस्ट करना है मतलब क्या करना है? अब ये 3,500 पहले P&L में डेबिट होना चाहिए, तो इस 5,000 में से 3,500 विल बी क्रेडिट टू P&L जो उन्होंने गलती से OCI को क्रेडिट किया है. बात समझ में आ गई? तो ये P&L में क्रेडिट होगा और ये जो अभी गेन मैंने पूरा का पूरा ये 5,000 जो दिख रहा है यहां पे 5,000, इस 5,000 में से ये 3,500 P&L में क्रेडिट होगा और यहां पे क्रेडिट कितना होगा? ओनली 1,500. सो यहां पे लेस फ्रॉम OCI से रिड्यूस करो और ये P&L में हम क्या करो? क्रेडिट करेंगे हम इसे. ये एडजस्टमेंट हो गई. Beta has only ever recorded revaluation gains. All depreciation and तो आगे ये भी लिखा है Beta has only ever recorded revaluation gains. करेक्ट. सो अभी पहली बार ही वो गेन वैसे देखा जाए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसके पहले लॉसेस ही थे तो लॉसेस P&L में गई. ये हमारा ट्रीटमेंट करेक्ट. All depreciation and impairment of PP are recognized in the cost of sales. तो ये डेबिट हम P&L में जो कह रहे हैं ये अल्टीमेटली कहां आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आना चाहिए. इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑन 1 अप्रैल 2000 X3, मतलब तभी शुरुआत में ही
अल्फा ग्रांटेड, ये बीटा से रिलेटेड है ही नहीं, सवाल ही नहीं आता एक्विजिशन से रिलेटेड। तो 1 अप्रैल 2003 में 500 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को 4000 ऑप्शंस ईच ग्रांट किए थे। ऑप्शंस वेस्ट ऑन 31 मार्च 2007, मतलब 4 साल के बाद, 4 इयर्स। ऑप्शन ओनली वेस्ट फॉर द सीनियर एग्जीक्यूटिव हु रिमेन एम्प्लॉयड विद द अल्फा, सिर्फ सर्विस कंडीशन है यहाँ पे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट, ये अभी तक के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने। फेयर वैल्यू दिया है तीनों डेट्स का, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वेस्टिंग दिया है टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। A transaction was correctly accounted for in the financial year of Alpha for the year ended 31st March 2004 and cost was recognized as an administrative expenditure. So जो भी adjustment करना है वो administrative में करना है. However, no further entries have been made in the financial statements for the year ended 31st March 2005. तो 31st March 2005 का चार्ज हमें क्या करना है, कंसिडर करना है. You are required to prepare consolidated financial statement of profit and loss, consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income of Alpha for the year ended 31st March 2005. Where relevant, you should round all the figures to the nearest 1000. Ignore deferred tax. तो deferred tax ignore करना है. यहीं पे सॉल्व करेंगे क्विकली. ओनली चैलेंज हियर इज इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू subsequently check in the P&L problem that whether we are going correct or not, because यहाँ पे एक एक ही इम्पैक्ट है, तो जो भी हम इम्पैक्ट दे रहे हैं वो सही है. बैलेंस शीट टैली अनटैली होने का कोई सवाल नहीं आता. तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, अगर जैसे बैलेंस शीट क्वेश्चन में होता है कि आपको वो टैली करने का एक टेंशन होता है, टैली नहीं हुआ तो आपको पता है कुछ ना कुछ गलत गया है. यहाँ पे एक सुकून है, कुछ समझ में ही नहीं आता. या अदर वे राउंड भी हो सकता है कि एटलीस्ट टैली होने के बाद पता है कि मुझे मेरा टैली हुआ है और ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट बी करेक्ट, जितना किया है उतना सही है. यहाँ पे वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है. सेम थिंग वी विल अप्लाई. वी विल फर्स्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L. Books of Alpha, consolidated statement of P&L and OCI for the year ended 31st March 20x5. Particulars and amount USD 1000. फॉर्मेट जैसे का वैसे बनाते हैं. और जनरली अगर P&L के प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे, एवरी लाइन आइटम विल हैव एन एडजस्टमेंट. अब यहां पे भी हम एवरी लाइन आइटम के लिए हम एडजस्टमेंट एक बनाएंगे ना. यहां पे है शुरुआत में रेवेन्यू, इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे. रेवेन्यू तो वहीं पे अभी सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे. रेवेन्यू, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट, देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट हमने नहीं देखी, तो ये यहां पे डायरेक्टली आ सकता है, तो बाद में लिखेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देन इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस,
इनकम टैक्स एक्सपेंस के बाद हो सकता है कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको एलोकेट करना पड़े बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई, बट यहाँ पे हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी अगर एलोकेट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आइडियली आप प्रॉफिट भी एलोकेट कीजिए और आप बाद में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी एलोकेट कीजिए बिटवीन दिस टू। एसीसीए के आंसर में ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में लिखा है, तो इसलिए हम वो डायरेक्टली वही ऐड करेंगे। इसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां पे आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो वो यहां पे आएगा। इसके अलावा हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल ऐसे नहीं है। जैसे कैश फ्लो हेज या दूसरी कोई भी एडजस्टमेंट अगर हमारे पास आती है जैसे एफसीटीआर है, ऐसे कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। देन टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट, then attributable to owners 90%, attributable to NCI 10%। यहां पे आपको ये क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहां पे कोई टैली नहीं, कुछ नहीं होगा, आप करते जाइए और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। वर्किंग नोट्स, पहला वर्किंग नोट आप बनाएंगे रेवेन्यू। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप यहां पे इमीडिएटली ऐड करते जाएंगे। यहां पे अल्फा प्लस बीटा अमाउंट क्या क्या है, 64,800 एंड 39,000। कितना अमाउंट है, 64,800 प्लस 39,000, 1,03,800। एक दो लाइन छोड़िए, रेवेन्यू में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, हमने पूरा पढ़ा है। सो इट्स ओनली इंटर कंपनी एलिमिनेशन का एक एडजस्टमेंट आएगा। यहां पे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स सेकेंड, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेन अल्फा प्लस। अगर यहां पे ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है तो सब्सिडरी का प्रोपोर्शनेट हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। जैसे हमने 10 महीने का किया था तो यहाँ पे सभी चीजें 10/12 करके एडजस्ट होके बीटा की यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। पी एंड एल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है तो पी एंड एल में सब्सिडरी से रिलेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स पूरे नहीं होते, प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए होते हैं। कितना अमाउंट है ये, 26 प्लस 16 करेक्ट 42, 26,000 प्लस 16 42। यहां पे कुछ हमें 4-5 एडजस्टमेंट्स है, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। नंबर 3 नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली ऊपर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 7,000। हाउ मच इज दैट, 5 प्लस 2 7,000 करेक्ट। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसका भी कर दीजिए कैट नोट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नाइन प्लस 3 12,500। देन इन्वेस्टमेंट इनकम, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है हमारे पास। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में मेरे ख्याल से 1 या 2 ही एडजस्टमेंट्स रहेंगे, रादर जो शेयर बेस पेमेंट का है उतना ही मेरे ख्याल से है।
Then we have investment income. Investment income again alpha plus beta. आप अमाउंट्स लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, बट जरूरी नहीं. इन्वेस्टमेंट इनकम इज ओनली 7,000. देन फाइनेंस कॉस्ट, इसमें हमें एडजस्टमेंट है. इंटर कंपनी एलिमिनेशन की एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे. वो कितना अमाउंट है? फाइनेंस कॉस्ट 6,500. देन इसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. अब ये रीवैल्यूएशन गेन का भी एक एडजस्टमेंट है. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हम कैलकुलेट करेंगे. इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे है. कितना अमाउंट है वो इनकम टैक्स एक्सपेंस का? 7 और 4 11,000. रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास वर्किंग नोट है, वो वर्किंग नोट पे जाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट नंबर 6, रीवैल्यूएशन रिजर्व. छोटा सा एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है इसमें, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें. देन इसके आगे क्या है हमारे पास? बस इतना ही है. बाद में हम देखेंगे वो डेफर्ड कंसिडरेशन के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद में हम चेक करेंगे. इसके बाद की वर्किंग नोट वो शायद वो हो सकती है. अब क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे एक एक करके. सो हमने जितनी भी अमाउंट्स यहाँ पे थी, जितनी भी अमाउंट्स यहाँ पे थी, ये सभी को हमने पोस्ट कर दिया. ये हमने सभी को पोस्ट कर दिया, एक भी लाइन आइटम यहाँ से नहीं छोड़ा है. करेक्ट. सो रीवैल्यूएशन गेन हमने लिखा नहीं, 8,000 सॉरी. एडजस्टमेंट पढ़ेंगे वन बाय वन. पहला एडजस्टमेंट हमें पता है कि ये शेयर ओनर्स का 90% है, एनसीआई का 10% है, दैट्स ओके. बट यहाँ पे डेफर्ड कंसिडरेशन का एक एडजस्टमेंट आता है. तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन का एक इंपैक्ट कहां जाएगा? इंटरेस्ट में जाएगा, और डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी बढ़ेगी. तो हमें एक पीएनएल का इंपैक्ट है, ये यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 7 में हम जाएंगे. हमने इसका पीवी भी कैलकुलेट कर लिया है. नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन. Absolute value of deferred consideration is 26,000. कितना है वो? 620 है ना, $26,620. Present value of deferred consideration 26,620 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, कितना है वो फैक्टर? 7513. सो ये आता है 20,000. एड इंटरेस्ट कॉस्ट एट द रेट 10% फॉर 2000 X3 एंड X4. यहां पे ये 2000 है. क्लोजिंग बैलेंस इसका था लाइबिलिटी का 2000 X4 में इतना. एड इंटरेस्ट कॉस्ट एट द रेट 10% फॉर 2000 X4 X5.
ये 2200, ये क्लोजिंग बैलेंस आया 24,200। इसका हमें कुछ काम नहीं है, हमें जो काम है ये इस अमाउंट से है। ये अमाउंट जो है ये हमारी डेफर्ड कंसिडरेशन से रिलेटेड है, तो ये अमाउंट फाइनेंस कॉस्ट में जानी चाहिए। एवरीबॉडी एग्रीज? इसका अकाउंटिंग नहीं हुआ, इधर ऊपर उन्होंने लिखा है दिस अमाउंट हैज नॉट बीन एडजस्टेड। 2014 की अमाउंट उन्होंने ठीक तरह से कैलकुलेट की है, बट 2015 की कैलकुलेट नहीं हुई है, करेक्ट? सो हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट, ऐड कॉस्ट ही है, ऐड करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन। ये वर्किंग नोट कौन सी हमारी? 7 है मेरे ख्याल से, 7, 2200। इज एवरीबडी विथ मी? अब सेकेंड इंपैक्ट कहां गया? सेकेंड इंपैक्ट ये लाइबिलिटी में गया। लाइबिलिटी एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट हम नहीं क्रिएट कर रहे, प्रिपेयर कर रहे, तो यहां पे ये हमें इग्नोर करना है। एक ही इंपैक्ट आएगा इसका। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, on 31st December 2004, Beta paid a dividend of 5 million. This was the only dividend paid by Beta in the year ended 31st March 2005 and was appropriately recognized by Alpha. So 2005 में उन्होंने भले ही 2004 से रिलेटेड ये डिविडेंड रहे, बट पेमेंट कब किया है? 2005 में। तो ये रिकॉर्ड 2005 में किया है अल्फा ने, तो अल्फा की इन्वेस्टमेंट से हमें 400-500 रिड्यूस करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम से, सॉरी, लेस। ये इंक्लूड किया है इन्होंने तो रिड्यूस करना पड़ेगा, लेस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बीटा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 90%, करेक्ट? कितना? 4500। यहां पे भी साइंस का बहुत ध्यान रखना है हमें, नहीं तो वो वहां पे सिर्फ गलत जा सकता है। नेक्स्ट, इसका दूसरा इंपैक्ट एक जो जाएगा ये 10% एनसीआई में से ये रिड्यूस होगा, करेक्ट? इसका एनसीआई में से ये रिड्यूस होगा, तो वहां से इंटर कंपनी एलिमिनेशन जाएगा, ठीक है ना? ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट, एक इंपैक्ट आएगा यहां पे। नेक्स्ट, सो हमने ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा, ये हो गया। नाउ ऑन 1st April 2003 अल्फा मेड अ लॉन्ग टर्म लोन टू बीटा। अब ये लोन जो है ना, यहां पे इसका इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड फाइनेंस कॉस्ट दोनों से रिड्यूस करना है, दोनों से रिड्यूस करना है। और इसके बाद इंपेयरमेंट का भी कुछ नहीं है, देयर इज नो इंपेयरमेंट एविडेंस। सो 25 मिलियन का लोन किसने किसे दिया है? फर्क ही नहीं पड़ता वैसे चेक करेंगे तो, क्योंकि दोनों का कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों का इकट्ठा किया है हमने, तो दोनों से 2-2000 लेस कीजिए। हालांकि यहां पे ये चेक कर सकते हैं, अल्फा मेड अ लॉन्ग टर्म लोन टू बीटा, तो इनकम हुआ है अल्फा को, कॉस्ट है बीटा को। सो एनीवेज फाइनेंस कॉस्ट से हमें लेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम से लेस करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम बीटा ऑन लोन, 25,000 multiplied by 8%, 25,000 multiplied by 8%, finance cost less, interest cost paid to alpha 25,000 multiplied by 8%,
2000, ये फाइनेंस कॉस्ट से ये रिड्यूस हो गया। ये एडजस्टमेंट हमारा, सॉरी नॉट दिस, ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, पहले तो 10-10 हजार रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिड्यूस करने हैं और फिर बाद में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये दोनों का एडजस्टमेंट करना है। तो हमने पहले अंडरस्टैंडिंग किया था, तो इसलिए दोबारा से नहीं कर रहे। इंटर कंपनी एलिमिनेशन, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, एलिमिनेशन, ये आ गया 10,000। तो ब्रैकेट किया हमने, तो विल कीप द सेम। कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेशन। ऑलराइट, आर यू विथ मी टिल दिस? अब ये एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। प्रॉफिट जो है, अनरियलाइज प्रॉफिट इस साल के इन्वेंट्री का, ये रिड्यूस करना है, मतलब कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? कॉस्ट कम होगी। कम होगी। प्रॉफिट रिड्यूस करना है, प्रॉफिट रिड्यूस करना है, तो प्रॉफिट रिड्यूस कब होगा? कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पे हम लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। यहां पे आप कैलकुलेशन लिख सकते हो, इट इज $3000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। Sir, I did not understand why this 1/4. अच्छा, देखिए यहां पे क्या लिखा है इंट्रा ग्रुप में, अल्फा सप्लाइज बीटा विद द रॉ मटेरियल which it uses in the production process. Alpha supplies a markup of 1/3 of its cost. So let's say 1/3 of its cost. तो cost कितना है? Cost है मेरे पास अब 3 million. But this 3 million is not a cost, is a selling price. Correct? So अगर मैं इसमें से प्रॉफिट निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा मैं प्रॉफिट? 1/3 मतलब ये कॉस्ट है 100 की, तो इसमें अगर 33 1/3 33.33 ऐड करूंगा तो ये मार्कअप बन जाता है मेरा 133.33। Am I right? Yes. अब ये इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा तो ये कितना परसेंट होता है? तो ये 25% होता है। इफ इट्स 1/3 ऑफ द कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, दिस इज मार्जिन एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है दिस इज 3000। अब मुझे यहाँ पे ये बिठाना है, तो ये कैलकुलेशन इस तरह से, तो जनरली कहा जाता है 1/3 ऑफ, मतलब ये कैलकुलेशन आता है 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। सीधी सी बात है, क्योंकि 1/3 ऑफ कॉस्ट का एक हिस्सा, टोटल कॉस्ट का एक हिस्सा आप मार्जिन करके ऐड करोगे, तो इसमें अगर एक और ऐड कर दिया आपने तो वो 1/4 हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस की। तो ये ऐसा, ठीक है। Yeah. हम कहाँ थे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, ये 750, यहां पे प्रीवियस ईयर का अब लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो रियलाइज हो गया रहेगा, तो मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज आई हैव अर्नड प्रॉफिट। रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 2000 x4, ये रिड्यूस करना पड़ेगा। ये 500 अमाउंट है, ये दिस इज, इसका भी अमाउंट लिखेंगे हम, $2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4।
Are you with me, everyone? This is important as far as P&L question is concerned. Yes or no? Yes. Yeah. ठीक है. नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमारा इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट ये हो गया. अल्फाज अदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अब ये चेक करना है कि हमारे पास बाकी सब ठीक तरह से रिकॉर्ड किया था अल्फा की बुक्स में. एफवीटीपीएल का फेयर वैल्यूएशन चेंज हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो चेंज हमें रिकॉर्ड करना है. इन्वेस्टमेंट इनकम में हमें से ऐड करना है. और दूसरा इंपैक्ट जाएगा एफवीटीपीएल इन्वेस्टमेंट में. वहां पर हम बैलेंस शीट कर नहीं रहे, यहां पे इन्वेस्टमेंट में ऐड इनकम में फेयर वैल्यू चेंज ऑफ एफवीटीपीएल इन्वेस्टमेंट्स. ये कितना अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट इनकम का? 1500. 1500. ठीक है. नेक्स्ट, ये सिंपल एडजस्टमेंट था एकदम. रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ये भी हमें पता है. P&L को डेबिट करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट करना है, और OCI में से ये रिड्यूस करना है. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाइए. कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब कॉस्ट बढ़ानी है या कम करनी है? कॉस्ट बढ़ानी है या कम करनी है? कम करनी. कॉस्ट कम करनी है, करेक्ट. या बिकॉज ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट पहले हमने कम किया था प्रीवियस ईयर्स में, तो डेबिट आइडियली रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो गेन हुआ है, तो वो गेन बेसिक एलिमेंट और मेन प्रिंसिपल हमारा यही है विदाउट एक्सेप्शन दैट इट शुड बी डेबिट, इट शुड बी क्रेडिटेड टू OCI. बट OCI में क्रेडिट, अगर डेबिट पहले हुआ है P&L में डेबिट, तो ये OCI में डेबिट नहीं होगा. ये जो हमारा क्रेडिट है, ये क्रेडिट P&L में होगा. सो क्रेडिट P&L में होगा, कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी. सो लेस यहां पे रीवैल्यूएशन रिजर्व wrongly credited to OCI. wrongly credited to OCI. कितना अमाउंट है ये? 3,500 मिलियन. ये OCI में से भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. कहां गया? हाँ, रीवैल्यूएशन रिजर्व लेस wrongly credited to other comprehensive income. ये गेन है, तो ये गेन रिड्यूस किया मैंने, ये कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए यहां से रिड्यूस ही करना है ना. ये हमारा हो गया. देन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना है? इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में अब यहां पे कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो ये हमने कॉस्ट अभी तक कैलकुलेट नहीं की. सो आई विल जस्ट चेक अमाउंट्स फ्रॉम माय एग्जांपल. हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 8 हम लिखते हैं employee share based payment expenditure for 2000x5. बताइए सबसे पहले क्या डायरेक्टली 2005 का हम कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सपेंडिचर? नहीं. नो, वी विल हैव टू कैलकुलेट 2004 देन 5. और 1 अप्रैल 2013 में दिया था, तो 1 अक्टूबर मेरे ख्याल से 1 अप्रैल 2000x3 को दिया था, तो पहला साल ये 31 मार्च 2000x4 और सेकेंड ईयर है 31 मार्च 2000x5. सो SBP चार्ज फॉर 31 मार्च 2000x4 कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पे बताइए?
नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या लिखना चाहिए? Grand date fair value. ग्रांड डेट फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड वेस्टिंग, ये टोटल खर्चा है, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आउटस्टैंडिंग है हर एक एम्प्लॉय के? एक सेकेंड, 4000, 4000। अब ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू यूज करनी है 120, 135, 150, कौन सी यूज करनी है? 120। वेस्टिंग एक्सपेक्टेड कितना है उस दिन? 420. सॉरी मैंने गलती कर दी, ये 1.35 यूज करना चाहिए, करेक्ट? ये 1.35 यूज करना चाहिए, करेक्ट? ये 1.35 यूज करना चाहिए, am I right? Sir, grant date fair value आएगा, तो grant date So ये 135, you are right, ये 135 कभी नहीं आएगा unless and until this is कैश सेटल्ड एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। ये इक्विटी सेटल्ड है, ये फेयर वैल्यू एक ही बार कैलकुलेट होती है 1.20, ये दोबारा से कभी चेंज नहीं होती। ये आपको पता है, यहां पे देखने के बाद कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में। सो आपको ये दिमाग में बार बार काम करके इसके ऊपर ये रखना पड़ेगा, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। इट मे बी बैलेंस शीट क्वेश्चन, इट मे बी योर P&L क्वेश्चन, ये बहुत कॉमनली आता है। अगर दोनों में नहीं आया कंसोलिडेशन में, तो आपका सेपरेट क्वेश्चन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट आ सकता है। एक्सपेक्टेड वेस्टिंग कितना है? 400 करेक्ट? 400 कितना लिखूं? 420। ये एज ऑन डेट होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, सिर्फ ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू चेंज नहीं होती। मल्टीप्लाइड बाय 1/4 ही आएगा ना इस बार। बताइए कितना अमाउंट है ये? सॉरी 5,04,000। 5,04,000 मतलब थाउजेंड में बताइए। 504 सर। नाउ SBP चार्ज फॉर 31st of March 2000 x5 कैसे करेंगे? वो तो वैसे ही 4,000 मल्टीप्लाइड बाय अगेन $1.20 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये एक्सपेक्टेड वेस्टिंग है 450 का, मल्टीप्लाइड बाय 2/4 -504। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमने ऑलरेडी इसको बहुत बार किया है। अब इसका अमाउंट बताइए कितना आया? 576। ये कहां जाएगा अमाउंट 576? कहां जाना चाहिए? P&L या OCI? शेयर बेस्ड पेमेंट करके इतने दिन हो गए, अब हम भूल गए। हमेशा इसका डेबिट होता है एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंडिचर, ये P&L में ही जाता है। एंड क्रेडिट कहां जाता है इसका? एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में जाता है। ये रिजर्व क्यूमुलेटिव रहेगा, बाद में होगा, मतलब ये अकाउंटिंग एंट्री, ये साल का ये 576 है, ये 504 है। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अभी के लिए P&L में कौन सा आइटम है, तो उन्होंने लिखा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आप लिखोगे एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंडिचर 576। सभी एडजस्टमेंट्स हो गए आपके, ये भी एडजस्टमेंट हो गई। आपको बस टोटल लेके यहां पे लिखनी है। ये कितना आएगा? 93,800 रेवेन्यू।
93,000 कितना 800 ना 800 93,800 कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग नोट नंबर 2 कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स 42,000 minus 10,000 plus 750 minus 500 minus 3,500 28,750 28,750 28,750 ग्रॉस 30,070. कितना सॉरी No. 65,000. 65,000 050. 050 अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये वर्किंग नोट नंबर 3 रहेगी अभी कैलकुलेट किया हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 13,076 इंटरेस्ट इनकम वर्किंग नोट नंबर 4 कितना आया ये 500. Sorry. 500 नहीं आएगा No, no. No. 2,000. 2,000. 2000 ना हाँ. ओके साढ़े 6,500 2000 करेक्ट फाइनेंस कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर 5 कितना आया 6,700. 6,700 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,274. 36 274. 36,274 करेक्ट है ये दोबारा से कीजिए 25,274. सॉरी एक सेकेंड 274. एक सेकेंड Profit after tax. 36,274 income tax expense less 11,000 25,274 sorry then comprehensive income यहाँ पे items that will not be classified to P&L इसमें आएगा revaluation reserve कितना वर्किंग नोट है इसका 8. वर्किंग नोट 8 Not 8. Sorry, 6. okay working note number 6 it is 4,500. 4,500 टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना आया 29,774. 29,774 एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स इसका 90% करेक्ट Yes. डायरेक्टली इसका 90% am I right एंड यहाँ पे 10% कभी भी ऐसी गलती मत करना कभी भी ऐसी गलती मत करना इतना सिंपल नहीं है ये अभी यहां पे सिंपल है बट आइडियल इतना सिंपल नहीं है क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट पेरेंट का भी है ना इसमें इंक्लूड ये थोड़ी ना आप एनसीआई को एलोकेट करोगे बात समझ में आ रही है यहां पे Yes. तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो सब्सिडियरी का है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा इंडिविजुअली तो उसके लिए आप कैलकुलेट कीजिए यहां पे एडिशनल वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा छोटा सा आपको वर्किंग नोट नंबर 9 टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम allocable to non controlling interest पहले तो
शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब पी एंड एल का 10%, किसका 10%, हाउ मच इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बीटा, बीटा की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 11,000, इसका 10% इज 1100, एंड शेयर ऑफ other comprehensive income is 10% of how much is the OCI, 3,300. So NCI को allocated कितना है 1,400. यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, किसकी बुक्स में, बीटा की बुक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड। याद कीजिए हमारा पहला वाला क्वेश्चन बैलेंस शीट का, जब सब्सिडियरी ने पेरेंट को इन्वेंट्री बेची थी तो प्रॉफिट किसके बुक्स में था, प्रॉफिट बीटा के बुक्स में था, am I right? तो अगर ये बीटा के बुक्स में अगर कुछ प्रॉफिट होता तो उसको अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हमने एलिमिनेट किया होता तो यहां पे उसका भी एलोकेशन आता, उसका एडजस्टमेंट आता, वो एलिमिनेट होता यहां से, बट वो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज सेल फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडियरी, इसीलिए वो एडजस्टमेंट यहां पे नहीं आया। आइडियली मेरा जो सब्सिडियरी का प्रॉफिट है उसमें एडजस्टमेंट आ सकता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, उसके बाद एलोकेशन हो सकता है। सो ये प्रॉफिट अगर इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री होता बीटा का, हैड बीटा सोल्ड इन्वेंट्री टू पेरेंट, तो 11,000 में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में यहां पे रिड्यूस करता और फिर यहां पे एलोकेशन में करता। बात समझ में आ रही है आपको? एट द सेम टाइम अगर आपको याद होगा तो वहां पे गुडविल का इंपेयरमेंट भी था जो हमने एनसीआई में बाद में एडजस्ट किया, करेक्ट? ये गुडविल का अगर इंपेयरमेंट यहां पे होता तो वो भी मैं इस 11,000 में एडजस्ट करता और फिर एनसीआई को 10% एलोकेट करता। इसीलिए यहां पे ये सिंपल हो जाता है बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर इन ओसीआई, ये दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए दोनों के टोटल प्रॉफिट में से इसका 10% अगर मैं एलोकेट करूं तो 1400 यहां पे एलोकेशन किया मैंने, अदरवाइज ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। सो यहां पे 1400, वर्किंग नोट 9, मेरे ख्याल से 9 ही है ना, 9 ही है, ये टोटल तो उतना ही आना चाहिए 29,774, सो लेस 1400, दिस इज 28,374, दिस इज बैलेंसिंग अमाउंट। ये पी एंड एल का प्रॉब्लम है, ये दिस इज द मोस्ट सिंपल प्रॉब्लम ऑफ पी एंड एल। आप जब 40 मार्क के रेजिम में जो ये प्रॉब्लम आता था ना तो वहां पे काफी दिमाग को काम करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि वहां पे एसओसीआई भी करना है, तो एसओसीआई में भी ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का वहां पे भी हमें वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सो दैट बिकम्स टफ when SOCIE and P&L both are asked। लेकिन आपके पास वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप उससे वो प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। सो वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखिए आप P&L, स्पेशली P&L का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हालांकि लगता बिल्कुल सिंपल है और समझ में भी नहीं आता कुछ गलती है या नहीं है, तो P&L का प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बैलेंस शीट का टाइम रिड्यूस होने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, तो दोनों की प्रैक्टिस आपको चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें लेंथ का काफी होती है, उसमें लेंथी प्रॉब्लम होता है तो टाइम बहुत लगता है वहां पे। सो करने के लिए वो इजियर हो सकता है बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। आर यू विथ मी एवरीवन? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर ये 1400 वाला एडजस्टमेंट एक बार फिर से बताइए। अरे बिल्कुल सिंपल है, वो तो 1400 वाला एडजस्टमेंट तो है ही नहीं कुछ। आप देखिए यहां पे मैं ऊपर जाता, आपके स्टैंडअलोन या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से प्रॉफिट कितना आ रहा है 11,000 और यहां पे ओसीआई कितना आ रहा है 3,000। अब देखिए आइडियली मैंने ये प्रॉफिट कंसिडर करना है पूरा का पूरा मेरी बुक्स में,
तो यहां पे अगर कोई एडजस्टमेंट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में किया है मैंने कुछ बीटा के प्रॉफिट में बाय वे ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स, नहीं किया। यहां पे भी अल्फा ने बीटा को इन्वेंट्री सप्लाई की है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो नॉक ऑफ हुआ है या एलिमिनेट हुआ है ये अल्फा के बुक्स में हुआ है, बीटा के बुक्स में नहीं हुआ। ये अगर उल्टा होता सिनारियो, बीटा ने अल्फा को सेल किया होता तो वो प्रॉफिटेबिलिटी अल्फा का शेयर अल्फा की बुक्स में से रिड्यूस होता और बीटा का शेयर बीटा की प्रॉफिट में से रिड्यूस होता। बात समझ में आ रही है अभी? Right. तो मुझे जो शेयर मिलना चाहिए वो सब अनरियलाइज प्रॉफिट और इसका एडजस्टमेंट करने के बाद, ये प्रॉफिट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के बाद, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेशन के बाद, वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट किया है, लेकिन फिर इसका मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए 10%, इसका कितना मिलना चाहिए 10% मिलना चाहिए, करेक्ट। वैसे भी प्रॉफिट मैंने ट्रांजैक्शन से एलिमिनेट किए हैं, प्रॉफिट अल्फा का एलिमिनेट किया है, अब प्रॉफिट कुछ बचा नहीं है बीटा का एलिमिनेट करने जैसा। बीटा में ऐसा कोई भी प्रॉफिट नहीं था जो अल्फा से कमाया है जो मुझे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। आर यू विथ मी नाउ? सो इसीलिए इसका 10% और इसका 10% ये मुझे चाहिए। किसे चाहिए? मुझे मतलब अल्फा एनसीआई को चाहिए, अब सॉरी, ये 10% एनसीआई का है। ये जो मैंने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है यहां पे, ये टोटल, दिस इज टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ अ कंसोलिडेटेड 100% का है, बट एनसीआई का शेयर कितना जाएगा उसमें? 10%, 11,000 का और 3,000 का 10%, तो 1,400 मैंने यहां पे बाजू में निकाला। एंड अकॉर्डिंगली दिस इज नाउ अवेलेबल फॉर द ओनर्स एंड दिस इज अवेलेबल टू एनसीआई। ठीक है, तो अगर आपको ये एडजस्टमेंट, ये एक आपके पेन ड्राइव में अक्षय सर ने एक क्वेश्चन लिया था 2014 का, ये क्वेश्चन है 2014, वो पी एंड एल का सवाल कीजिए आप, दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। वो आप करोगे इसके बाद तो आपको समझ में आएगा 40 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, हमारे लिए अच्छा ही है एक तरह से, बट वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और भी, तो वो कीजिए आप, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ये गलती मत करना बिल्कुल भी कि ये प्रॉफिट जो आया है इसको 90-10 में आप बांट दो। ये प्रॉफिट कैसे आया है, या ये प्रॉफिट में आपका पेरेंट का भी प्रॉफिट इंक्लूड है। पेरेंट के प्रॉफिट में आप एनसीआई को शेयर नहीं दोगे, अल्फा के प्रॉफिट्स में आप एनसीआई को शेयर नहीं दोगे, आपको बीटा के प्रॉफिट में ही बीटा को शेयर देना है, एनसीआई का शेयर। बात समझ में आ गई अभी? Yes, sir. इसीलिए हमने ये वर्किंग नोट बनाया। बीटा का प्रॉफिट कितना है, बीटा का कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना है आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट होती है तो ये 11,000 में करनी है, 3,000 में करनी है, एंड अकॉर्डिंगली शेयर उसका एनसीआई को देना है। ठीक है, Right.